भाई दूज के शुभ अवसर पर ठाकरे परिवार ने एक बार फिर एक साथ त्योहार मनाया, लेकिन यह पारिवारिक मिलन अब राजनीतिक गलियारों में नई सरगर्मी पैदा कर रहा है। यह पिछले 4 महीनों में ठाकरे परिवार की 10वीं संयुक्त मौजूदगी थी, जिसने महाविकास आघाड़ी यानी एमयूए के सहयोगी दलों के बीच बेचैनी बढ़ा दी है। दर्शकों बता दें कि शनिवार को उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ दादर स्थित बहन जयंती ठाकरे देशपांडे के घर पहुंचे, जहां राज ठाकरे और उनका परिवार पहले से मौजूद था। यह मुलाकात सिर्फ पारिवारिक नहीं रही, क्योंकि इस बार लंबे समय बाद अगली पीढ़ी भी एक साथ दिखी। आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे और तेजस ठाकरे ने राज ठाकरे की बेटी उर्वशी के साथ भाई दूज का पर्व मनाया। यह दृश्य ठाकरे परिवार के रिश्तों में आई नई गर्माहट का प्रतीक बना। इसके साथ ही पिछले कुछ महीनों में उद्धव और राज ठाकरे के बीच लगातार हो रही मुलाकातों ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई अटकलों को जन्म दिया है। माना जा रहा है कि मराठी मानुष की साझा भावनाओं के नाम पर शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के बीच किसी प्रकार का राजनीतिक तालमेल बन सकता है। हालांकि ये संभावना अब एमयूए के अन्य घटक दलों यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है। मनसे की प्रवासी विरोधी और उग्र भाषण शैली हमेशा से कांग्रेस और सपा की धर्मनिरपेक्ष राजनीति के विपरीत मानी गई है। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई जगताप ने खुलकर इस संभावित गठबंधन का विरोध किया है। उनके अनुसार मनसे के साथ किसी भी प्रकार की साझेदारी एमयूए की वैचारिक जड़ों को कमजोर करेगी। कांग्रेस का मानना है कि मनसे की राजनीति महाराष्ट्र की क्षेत्रीय अस्मिता पर केंद्रित रही है, जबकि कांग्रेस समावेशी राजनीति की पैरोकार है। इसलिए उद्धव ठाकरे की मनसे से बढ़ती निकटता पार्टी के भीतर असंतोष का कारण बन रही है। तो वही समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी इस चर्चा से खुद को अलग करते हुए कहा है कि मनसे जैसी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का गठजोड़ सपा की धर्मनिरपेक्ष पहचान को धूमिल करेगा। आजमी ने यह भी जोड़ा कि चुनाव से ठीक पहले ऐसी नजदीकियां विपक्षी एकता की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। तो वही राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार चुनाव की पृष्ठभूमि में यह विवाद और संवेदनशील हो गया है, क्योंकि कांग्रेस और सपा का वोट बैंक मुख्य रूप से अल्पसंख्यक और प्रगतिशील वर्गों पर टिका है। ऐसे में इस मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे और ठाकरे परिवार का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि यह पारिवारिक मुलाकातों को राजनीतिक रंग देना गलत है। ठाकरे परिवार की एकता से महाराष्ट्र की अस्मिता मजबूत होगी। तो वही अबू आजमी पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने यह भी कहा है कि अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति कर भाजपा को अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचाने वालों को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से भी आग्रह किया है कि आज की सबसे बड़ी लड़ाई लोकतंत्र और मराठी मानुष के अधिकारों की रक्षा की है, इसलिए वैचारिक जड़ता को इस संघर्ष के बीच नहीं लाना चाहिए। ऐसे में दर्शकों, इन तमाम घटनाओं ने महाविकास आघाड़ी के भीतर तनाव को और बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिवाली के बाद सभी घटक दलों की एक संयुक्त बैठक बुलाने का निर्णय लिया है, ताकि इस वैचारिक मतभेदों को सुलझाया जा सके और गठबंधन की एकता बनाए रखी जा सके। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि ठाकरे परिवार की यह बढ़ती नजदीकियां सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की भविष्य की राजनीति के समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है। यदि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे किसी साझा मंच पर आते हैं, तो यह मराठी वोट बैंक पर निर्णायक असर डाल सकता है, जो भाजपा और शिंदे गुट दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। फिलहाल ठाकरे परिवार इसे पारिवारिक एकता का उत्सव बता रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे संभावित नई शुरुआत के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। आगामी बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कदम उठाया है जिसने महानगर की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। पार्टी ने दिवाली के बाद से लेकर तुलसी विवाह तक चलने वाला एक खास अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर मिठाई और नमकीन के पैकेट बांट रहे हैं। इन पैकेट्स पर बीजेपी का नया स्लोगन "एक है तो सेफ है" बड़े अक्षरों में छपा है, जबकि इसके साथ एक और नारा "बटेंगे तो कटेंगे" भी प्रमुखता से लिखा गया है। पार्टी का दावा है कि यह सामाजिक जुड़ाव बढ़ाने का प्रयास है, मगर विपक्ष इसे एक छिपा हुआ चुनावी हथकंडा बता रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि बीजेपी के इस अभियान ने विपक्षी दलों को खासा आक्रामक बना दिया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि बीजेपी बीएमसी चुनाव से पहले धार्मिक और भावनात्मक ध्रुवीकरण की रणनीति अपना रही है। पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने आरोप लगाया कि मिठाई बांटने के आड़ में बीजेपी समाज में विभाजन की भावना फैला रही है।
एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे साफ तौर पर वोट पोलराइजेशन का संकेत देते हैं। दुबे ने यह भी बताया कि उनकी पार्टी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में है। उनका कहना है कि जनता को रिझाने के ऐसे तरीके लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि विवाद पर सफाई देते हुए बीजेपी उत्तर भारतीय सेल के नेता संजय पांडे ने कहा है कि इस अभियान को गलत अर्थों में लिया जा रहा है। उनके मुताबिक यह कोई चुनावी प्रचार नहीं बल्कि समाज से जुड़ाव का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। दिवाली और तुलसी विवाह के मौके पर हमारे कार्यकर्ता हर समाज में लोगों से मिलने, मिठाई बांटने और संवाद बढ़ाने जा रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक मकसद नहीं है। पांडे का कहना है कि बीजेपी हमेशा से त्योहारों के माध्यम से समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देने का प्रयास करती रही है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह हर छोटे सामाजिक कार्यक्रम को भी राजनीति का चश्मा लगाकर देखता है। हालांकि यह मामला सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं रहा। महायुति गठबंधन में शामिल एनसीपी अजित पवार गुट ने भी बीजेपी के इस अभियान पर अप्रसन्नता जताई है। पार्टी के प्रवक्ता आनंद परांजपे ने कहा है कि दिवाली खुशियों, एकता और सौहार्द का पर्व है। यह किसी एक धर्म का नहीं बल्कि सभी का त्योहार है। ऐसे समय पर मिठाई के पैकेट्स पर धार्मिक भावनाओं से जुड़े नारे लिखना त्योहार की भावना को ठेस पहुंचाता है। परांजपे ने यह भी कहा है कि बीजेपी को समझना चाहिए कि त्योहार समाज को जोड़ने के लिए होते हैं, न कि वोट बैंक बनाने के लिए। उन्होंने कहा है कि मिठाई बनाने वाला कारीगर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सबकी मेहनत से त्योहार मीठा बनता है। ऐसे में धर्म के नाम पर संदेश देना बेहद दुखद है। तो वही इसके साथ ही परांजपे ने आगे ये भी कहा है कि उनकी पार्टी का मानना है कि संविधान है तो हम एक है, संविधान है तो हम सुरक्षित है। उन्होंने जनता से अपील की कि दिवाली को राजनीति या धर्म से जोड़ने के बजाय इसे प्रेम, एकता और भाईचारे के त्योहार के रूप में मनाया जाए। उन्होंने कहा है कि आज जब देश में सामाजिक ताना बाना लगातार कमज़ोर हो रहा है, तब नेताओं को ऐसे कदम उठाने चाहिए जो लोगों के बीच संवाद और सौहार्द बढ़ाए, न कि ऐसी बातें करे जो समाज को बांटे। ऐसे में दर्शकों, बीएमसी चुनाव की तैयारियों के बीच इस तरह के अभियानों ने मुंबई के राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। बीजेपी जहां अपने सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं से जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वही विपक्षी दल इसे धर्म आधारित वोट बैंक की राजनीति करार दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएमसी चुनाव केवल स्थानीय प्रशासन का मामला नहीं रहा, बल्कि यह राज्य स्तरीय शक्ति संतुलन की लड़ाई में बदल गया है। ऐसे में हर दल अपने तरीके से मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। तो दर्शकों, दिवाली के बाद शुरू हुआ यह मिठाई और नमकीन अभियान अब केवल सामाजिक जुड़ाव का नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। बीजेपी का दावा है कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक पहल है, जबकि विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की सोची समझी चाल बता रहा है। चुनाव नज़दीक है, माहौल संवेदनशील है और अब देखना दिलचस्प होगा कि मिठाई के इन पैकेट से बीजेपी को मीठा राजनीतिक लाभ मिलता है या विपक्ष इसे कड़वा मुद्दा बना देता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे अपने निर्णायक दौर में पहुंच रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के भीतर हलचलें तेज होती जा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी JDU ने शनिवार को बड़ा कदम उठाते हुए अपने 11 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन सभी पर आरोप है कि वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए थे। इस कार्रवाई के बाद JDU ने साफ संदेश दे दिया है कि अनुशासनहीनता या बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे नेता कितना ही पुराना या प्रभावशाली क्यों न हो। पार्टी के इस फैसले ने बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मचा दी है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि JDU ने जिन 11 नेताओं पर कार्रवाई की है, उनमें कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधानसभा पार्षद शामिल है। निष्कासित नेताओं में प्रमुख नाम पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व MLC संजय प्रसाद, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, पूर्व MLC रणविजय सिंह और पूर्व विधायक सुदर्शन कुमार के हैं।
इनके अलावा विवेक शुक्ला, आसमा परवीन, लव कुमार, दिव्यांशु भारद्वाज, अमर कुमार सिंह और आशा सुमन को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया है। दर्शकों, जानकारी के मुताबिक ये सभी नेता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जिससे जेडीयू की रणनीति को सीधा नुकसान पहुंचाने की आशंका थी। शैलेश कुमार, जो पहले नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वे जमालपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो वही संजय प्रसाद पूर्व विधानसभा पार्षद चकाई विधानसभा सीट से मैदान में हैं। रणविजय सिंह ने बड़हरा सीट से बगावत का बिगुल फूंक दिया है। विवेक शुक्ला ने जीरादेई सीट से निर्दलीय उम्मीदवारी दर्ज की है। तो वही महुआ सीट से आसमा परवीन ने भी अपनी पार्टी लाइन से हटकर चुनावी दंगल में है। वही बरबीघा से सुदर्शन कुमार ने भी बगावत का झंडा उठाया है। इसके अलावा बड़हरिया से श्याम बहादुर सिंह, नवीनगर से लव कुमार, मोतिहारी से दिव्यांशु भारद्वाज, साहिबपुर कमल से अमर कुमार सिंह और कदवा से आशा सुमन निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में है। ऐसे में दर्शकों, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी ने कई बार चेतावनी दी थी कि कोई भी नेता अगर पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ काम करेगा या निर्दलीय चुनाव लड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके कुछ नेताओं ने पार्टी लाइन से अलग राह चुनी, जिसके चलते उन्हें निष्कासित करना पड़ा। उन्होंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड एक अनुशासित संगठन है। हम किसी भी कीमत पर पार्टी अनुशासन के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये कार्रवाई उदाहरण है कि जेडीयू में अनुशासन सर्वोपरि है। ऐसे में दर्शकों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेडीयू के इस कदम का सीधा असर कुछ सीटों के वोट समीकरणों पर पड़ सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां ये नेता व्यक्तिगत प्रभाव रखते हैं। कई सीटों पर निर्दलीय के रूप में उतरने से महागठबंधन और एनडीए दोनों के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। हालांकि जेडीयू को भरोसा है कि पार्टी संगठन और नीतीश कुमार की छवि के बल पर ये बगावत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई से संगठन में मजबूती आएगी और बाकी नेताओं को भी स्पष्ट संदेश जाएगा कि पार्टी के फैसले सर्वोपरि है। बता दें कि जमालपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरने वाले पूर्व मंत्री शैलेश कुमार कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे। उन्होंने कई बार विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन इस बार टिकट न मिलने के बावजूद उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला लिया। जेडीयू नेतृत्व ने इसे सीधी चुनौती मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो वही दर्शकों, विपक्षी दलों ने जेडीयू की इस कार्रवाई पर तंज कसते हुए कहा है कि पार्टी के अंदर टिकट वितरण को लेकर असंतोष बढ़ा है और यही वजह है कि कई नेता बगावत पर उतर आए हैं। वही जेडीयू नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा है कि पार्टी मजबूत है और जो लोग स्वार्थ के लिए अलग हुए हैं उन्हें जनता खुद जवाब देगी। ऐसे में दर्शकों, बिहार में इस वक्त चुनावी माहौल अपने चरम पर है और हर पार्टी अपने संगठन को एकजुट रखने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में जेडीयू का यह कदम दिखाता है कि पार्टी डैमेज कंट्रोल मोड में है और किसी भी तरह की आंतरिक अस्थिरता को तुरंत खत्म करना चाहती है। यह कार्रवाई सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं बल्कि संगठन की मजबूती का संकेत भी है कि नीतीश कुमार की पार्टी में अनुशासन से बढ़कर कुछ नहीं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच अब सियासी हवाएं धीरे धीरे करवट लेती नजर आ रही है। चुनावी माहौल का मिजाज समझने में माहिर माने जाने वाले एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक प्रदीप गुप्ता ने राज्य की राजनीति पर एक दिलचस्प विश्लेषण किया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार जनता में स्पष्ट रूप से एंटी इनकम्बेंसी यानी विरोध की लहर देखने को मिल रही है, लेकिन यह विरोध सीधे तौर पर तेजस्वी यादव या महागठबंधन के पक्ष में नहीं जा रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इसके अप्रत्याशित लाभार्थी के रूप में उभर सकती है। दर्शकों, बता दें कि प्रदीप गुप्ता के अनुसार बिहार की जनता अब बदलाव की तलाश में है। नीतीश कुमार लगभग 2 दशकों से सत्ता में रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से थकान और असंतोष दिख रहा है। उन्होंने कहा, कोई भी सरकार जब लगातार 20 साल तक सत्ता में रहती है तो जनता में परिवर्तन की भावना पैदा होती है। नीतीश कुमार के शासन में विकास के साथ साथ राजनीतिक उठापटक भी बहुत रही, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी और कांग्रेस के साथ। इस कारण विरोध की लहर किसी एक दल या गठबंधन के खिलाफ नहीं बल्कि सामूहिक रूप से फैली है। गुप्ता के मुताबिक यही कारण है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सीधा फायदा तय नहीं है। जनता यह जरूर चाहती है कि राज्य में एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नई राजनीतिक संस्कृति आए, लेकिन यह ऊर्जा किसे मिलेगी यह अभी अनिश्चित है। दर्शकों, एक्सिस माई इंडिया के प्रमुख ने इस संभावना की ओर इशारा किया कि बिहार में
बीजेपी अब अपने दम पर सत्ता की राह तलाश सकती है। उन्होंने कहा, राज्य में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मानता है कि बीजेपी को अब बिहार में भी अपने बलबूते सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे उसने असम, कर्नाटक, त्रिपुरा और ओडिशा में किया है। जनता ने लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों के शासनकाल को देखा है। अब कई मतदाता सोच रहे हैं कि क्यों न एक बार बीजेपी को मौका दिया जाए। गुप्ता का मानना है कि यह भावना खासकर उन मतदाताओं में बढ़ रही है जो लंबे समय से बीजेपी के समर्थक तो रहे हैं, लेकिन गठबंधन राजनीति के कारण पार्टी को पूरी ताकत से शासन में नहीं देख पाए। ऐसे में अगर बीजेपी इस चुनाव में स्वतंत्र और आक्रामक रणनीति अपनाती है तो उसे अपेक्षा से अधिक समर्थन मिल सकता है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि प्रदीप गुप्ता ने अपने विश्लेषण में एक और अहम पहलू जोड़ा, जनरेशनल शिफ्ट यानी पीढ़ीगत बदलाव। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनसंख्या में युवा मतदाताओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और यह वर्ग परंपरागत जातीय समीकरणों से हटकर नई सोच के साथ मतदान कर रहा है। आज की युवा पीढ़ी अवसर, रोजगार और विकास चाहती है। उन्हें पुराने राजनीतिक नारों या गठबंधन की कहानियों से फर्क नहीं पड़ता। इस वर्ग में बदलाव की भूख सबसे ज्यादा है और यही आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, ऐसा भी उन्होंने कहा। ऐसे में इस युवा सोच का फायदा किसे मिलेगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन यह तय है कि इसका असर पुरानी राजनीतिक रेखाओं को तोड़ेगा। गुप्ता ने यह भी बताया कि इस बार बिहार की राजनीति दो नए तत्वों से प्रभावित होगी जो पहले कभी इतने प्रमुख नहीं रहे। पहला, प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक पार्टी का प्रवेश, जिसने कई जिलों में संगठन खड़ा कर लिया है, और दूसरा, चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, जिसके तहत मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अपडेट किया जा रहा है। उनके अनुसार प्रशांत किशोर का जनसंपर्क और रणनीतिक कौशल बिहार की पारंपरिक राजनीति में नई चुनौती पेश कर सकता है। वही मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण से इस बार लाखों नए युवा वोटर जुड़ सकते हैं जो चुनावी परिणामों को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित करेंगे। गुप्ता ने कहा है कि इन दोनों तत्वों के कारण पुराने चुनावी समीकरणों के आधार पर भविष्यवाणी करना इस बार लगभग असंभव है। उन्होंने स्पष्ट कहा, हमारे सर्वे ग्राउंड रिपोर्ट पर आधारित होते हैं, लेकिन इस बार बिहार की सियासी तस्वीर हर हफ्ते बदलती नजर आ रही है। ऐसे में अभी कोई ठोस अनुमान देना जल्दबाजी होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे बिहार चुनाव को लेकर कोई शुरुआती अनुमान देना चाहेंगे, तो प्रदीप गुप्ता ने सावधानी बरतते हुए कहा है कि अभी कहना मुश्किल है कि कौन बाजी मारेगा। इस बार मैदान में कई नए फैक्टर है और जनता का मूड लगातार बदल रहा है। हम आखिरी चरण तक इंतजार करेंगे, तभी स्पष्ट तस्वीर उभरेगी। ऐसे में दर्शकों, साफ है कि बिहार की राजनीति इस बार पुराने डर्रे से अलग दिशा में बढ़ रही है। नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी तो है, लेकिन वह किसी एक विपक्षी खेमे को सीधे लाभ नहीं दे रही। नई पीढ़ी की सोच, प्रशांत किशोर की एंट्री और मतदाता सूची में हो रहे बड़े बदलाव, ये सभी कारक मिलकर इस चुनाव को बेहद रोचक बना रहे हैं। बदलाव की चाहत तो निश्चित रूप से है। अब देखना ये होगा कि जनता इस बदलाव का भरोसा किस पर जताती है, तेजस्वी यादव पर, नीतीश कुमार पर या बीजेपी की नई राह पर। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।